हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी नई MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। ठीक है, जिसमें आपको पता है हम डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे मिलते हैं और मेरे साथ आप GS के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये सीरीज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहली सीढ़ी, पहला स्टेप क्या है? प्री। और प्री में बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे काबिल बच्चे हैं जो वो प्री में ही बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे स्टूडेंट जिनका मेंस बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर वो प्री हो जाता तो वो शायद IAS हो जाते, तो वो स्टूडेंट अगर अभी से शुरुआत कर देंगे, है ना, सारे स्टूडेंट्स अगर अभी से शुरुआत कर देंगे, आप जनवरी का या लास्ट का वेट नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है ये सीरीज। और जैसा कि आप जानते हैं कि PYQ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो इस सीरीज में हमने PYQ को प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर रिसर्च करके आपके लिए हम क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी सीरीज। और अपनी सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच से रिलेटेड देना चाहता हूँ। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू ये जो बैच है ये आपका इवनिंग बैच है और 22 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 30 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये आपका हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में मौजूद है। बहुत सारे फीचर्स जो मैं कई बार आपको बताता रहता हूं, जैसे कि आपका फाउंडेशन इसमें कराया जाएगा, प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करवाई जाएगी, मेंस की अलग से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आवासीय कार्यक्रम भी इसी का पार्ट है, मतलब अगर आप प्री निकालते हैं तो आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और आपका रहने, खाने, लाइब्रेरी, किताबें A to Z सारा खर्च है जो वो स्टडी IQ वहन करेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है, बताइए, इस सीरीज में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कैसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं इधर खड़ा हो जाऊं ताकि आप लोग मेरी बात पे ध्यान दें। पहले इस सीरीज में आपको सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब आप पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे और साथ साथ अपने आंसर्स भी लिखते चलेंगे। पहले आप सॉल्व कीजिए, अपना आंसर लिख लिए, फिर उसके बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन जो आंसर है वो मैच कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अगर एक्सप्लेनेशन में ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जो आपको नहीं पता तो उसको साथ में लिखते चलिए। ठीक है, तभी आप इसका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। चलिए अब देखिए इस आंसर क्वेश्चन को। निम्नलिखित रचनाओं पर विचार करें। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, उपर्युक्त में से कितने नाटक कालिदास के हैं? अब वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए अपना, उसके बाद वापस से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने आंसर C लगा दिया है? सभी 3। उन सभी का गलत है ये आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को ये बात पता है कि ये कालिदास के हैं। ये सारी रचनाएं हैं जो वो किसकी हैं? कालिदास की रचना है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपने इस शब्द को मिस किया है। जिसने इस शब्द को पकड़ा है वो यहां पर सही कर सकता है इसको, क्योंकि यहां पर नाटक पूछे जा रहे हैं, है ना, नाटक पूछे जा रहे हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। नाटक पूछे जा रहे हैं तो मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और कुमार संभवम। बताइए, मालविकाग्निमित्रम है जो ये नाटक है और ये दोनों क्या है? ये महाकाव्य हैं, महाकाव्य। ठीक है, ये कालिदास के महाकाव्य हैं। ये नाटक है जिसमें आपके जो शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, उनके बेटे अग्निमित्र और मालविका एक नर्तकी, उसकी प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और बताइए और कौन कौन से फेमस जो नाटक है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम क्या है? ये महाकाव्य हैं। अभिज्ञान, शाकुंतलम हो गया और इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम आपने सुना होगा, ये आपके नाटक हैं। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये नाटक है। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? ये महाकाव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर A हो जाएगा, A। ठीक है, A आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, रेहला मोरक्को यात्री इब्न बतूता की कृति है। दूसरा, फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया।
निकितिन एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। बताइए कितने कथन इसमें से सत्य हैं। देखिए इसका आंसर लगाइए आप और फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन को सुनिए। देखिए रेहला मोरक्को यात्री इब्न बतूता की कृति है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किताब उल रेहला है ना, ये मोरक्को से आए थे कौन, इब्न बतूता। कब आए थे, 1333 में। ठीक है, 1333 में आए थे इब्न बतूता, जो कि आपके मोरक्को यात्री थे। और इन्होंने किसकी यात्रा की थी, तो सॉरी इन्होंने किसकी बारे में लिखा रेहला में, इन्होंने भारत का वर्णन किया। इन्होंने पूरे भारत का वर्णन किया। किसमें किया, किताब उल रेहला में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखते हैं। पाहियान चीनी यात्री था, बिल्कुल सही है, जो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। यह पार्ट गलत हो गया क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और इन्होंने मध्य देश के बारे में लिखा, मध्य देश। ठीक है, इसके अलावा निकितिन एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है। और बहमनी साम्राज्य में किसका टाइम था जब ये आए थे, तो ये आए थे मोहम्मद शाह सेकंड। ठीक है, मोहम्मद शाह सेकंड के टाइम पर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि चाइनीज यात्री, जो चीनी यात्री हैं, वो कुछ फेमस यात्री हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि फाहियान एक चीनी यात्री हैं और जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आए हैं। ठीक है, ना कि फर्स्ट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है गलत। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और है, कौन, हुएनसेंग। हुएनसेंग, ये बताइए किसके टाइम पर आए थे, ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर, है ना, हर्षवर्धन के टाइम पर। और इनका झुकाव किसकी तरफ था, बुद्धिज्म की तरफ इनका झुकाव था, बुद्धिज्म। ठीक है, इसके अलावा एक और है इत्सिंग। ठीक है, आपके इत्सिंग है, जो ये 3 साल तक भारत में रहे और ये संस्कृत के बहुत ज्ञाता माने जाते थे, है ना, संस्कृत के ज्ञाता माने जाते थे। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सही है 1 गलत है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जरूर सेशन को लाइक करते रहिए, प्लीज शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। देखिए बड़ी मेहनत की जाती है इसके पीछे और एक मुझे मोटिवेशन चाहिए, है ना, जो कि आपके लाइक्स और शेयर से मिल जाता है। तो इतनी सी बात है, कर दीजिए एक बार लाइक। और देखिए यहाँ पर सारे सेक्शंस कवर किए जा रहे हैं आपके। एंशिएंट का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, मेडाइवल का भी मिलेगा, मॉडर्न का भी मिलेगा आपको, फिजिकल ज्योग्राफी, आपका इंडियन ज्योग्राफी, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड किया है हमने, साइंस टेक भी इंक्लूड किया है, हर एक जगह से हमने इंक्लूड किया है इसको। तो पूरा वेल रिसर्च्ड ये पेपर है जो आपके सामने रखा जा रहा है। पूरे इसके पीछे बड़ी सारी रिसर्च टीम है जो कि काम कर रही है। ठीक है, तो आपको शेयर करते रहना है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और अभी से लेकर के अगर आप मई एग्जाम तक इसको करेंगे, मई में आपका एग्जाम है क्योंकि, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे प्री में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1741 में हुए कोलाचल के युद्ध में पुर्तगालियों की राजनीतिक सत्ता को केरल से समाप्त कर दिया गया। दूसरा सुने, 1665 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत नीति के तहत अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, अब पैटर्न जब से बदल गया है ना, तो यहां पर मत रुका करिए, यहां पर रुका करिए आके, है ना। जनरली क्या होता है ना, बच्चे सीधा देखते हैं, यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये लाइन जरूर पढ़िए, कितने सही पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है 1741 में हुए कोलाचल के युद्ध में, ठीक है, मार्तंड वर्मा केरल के मालाबार तट में जो वाला जो एरिया है, त्रावणकोर के राजा हुआ करते थे, कौन, आपके मार्तंड वर्मा। ठीक है, उन्होंने 1741 में मार्तंड वर्मा ने कोलाचल के युद्ध में पुर्तगालियों को नहीं, डचों को राजनीतिक सत्ता को केरल से समाप्त कर दिया था, है ना। त्रावणकोर आपका नाम लेते ही आपके दिमाग में केरल तो आ गया, ठीक है, कि हम मालाबार तट की बात कर रहे हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन यहां पर पुर्तगाली नहीं, यहां पर डच, ठीक है, डचों को,
तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सुनिए जो दूसरा स्टेटमेंट है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने, 56 में लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने व्यपगत नीति के तहत अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य से मिला दिया। सही है स्टेटमेंट? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ था। अवध का जो मिलाना था, अवध को जो इन्होंने एनेक्स किया था, कब्जा किया था इस पर, वो व्यपगत नीति के तहत नहीं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुशासन के तहत किया था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तो दोनों ही गलत हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में होने वाला मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुस्लियार थे। एका आंदोलन का नेतृत्व ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। बताइए इनमें से कितने कथन सही हैं? बताइए। देखिए, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र बिल्कुल सही है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं, असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय, यानी कि 1920। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में होने वाला मोपला विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था? नहीं, ये गलत हो गया। यह हुआ था आपका मालाबार क्षेत्र में, यानी कि केरल में। ठीक है, के प्रमुख नेता कौन थे? अली मुस्लियार। ये वाला पार्ट सही है इसका। ठीक है, अली मुस्लियार थे, मोपला बिल्कुल सही, लेकिन केरल। कब? 1921 में। एका आंदोलन का नेतृत्व ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एका आंदोलन से कौन जुड़े हैं? मदारी पासी। ठीक है, लखनऊ से इन्होंने स्टार्ट किया था ये आंदोलन, यूपी का आंदोलन है ये। ठीक है, और कब का है? 1921। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। आग्नेय चट्टानों से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन चट्टानों में कोई परत नहीं पाई जाती है तथा जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। किसके बारे में बोल रहे हैं? आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये चट्टानें रासायनिक अपक्षय से बहुत कम प्रभावित होती हैं, लेकिन भौतिक और यांत्रिक अपक्षय इन्हें प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका विघटन और अपघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटती हैं। किसकी वजह से? आपके मैकेनिकल चेंजेस की वजह से, फिजिकल एंड मैकेनिकल चेंजेस की वजह से। ठीक है, भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। बताइए कितने सही हैं इसमें? कितने सही हैं इसमें? इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आपको पता आग्नेय चट्टान है, किसको कह रहे हैं? नीचे से मोल्टन लावा निकला लिक्विड फॉर्म में, और फिर वो उसके बाद वो ऊपर आपका रुक गया, मतलब वहां पे सॉलिडिफाई हो गया, ठंडा हो गया और फिर इकट्ठा हो गया। ठीक है, और ये क्या है? प्राइमरी है, बिल्कुल प्राइमरी रॉक्स है। तो ये आग्नेय चट्टानें प्राइमरी रॉक्स हैं, और इनमें क्या है कि कोई परत नहीं पाई जाती, और क्योंकि ये प्राइमरी है तो इसलिए जीवाश्म भी नहीं होगा, क्योंकि जीवाश्म तो किसमें होगा? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। कल भी बताया था मैंने आपको, याद है कि नहीं याद? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं है। उसके बाद देखिए, रासायनिक अपक्षय बहुत कम प्रभावित होता है, लेकिन भौतिक और यांत्रिक, मतलब कहने का क्या है? ये बारिश हुई तो बारिश गिरी उस पे तो उससे टूटा, है ना, लिक्विड से पानी का फोर्स लगा तो उससे टूटी, या बर्फ गिरी तो टूटी। ठीक है, तो मेन इंग्रेडिएंट जो इसको तोड़ रहा है वो क्या है? पानी। ठीक है, तो ये हो गया क्या? आपका मैकेनिकल। ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज और मैकेनिकल चेंज हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से इसका ये टूटा। ठीक है, आगे बढ़िए। भूपर्पटी का लगभग 90% भाग किससे है? आपके इग्नियस रॉक से बना हुआ। ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सभी तीन, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करिए। माउंट बामा, फुजियामा और हिंदुकुश। ठीक है, बताइए कि इनमें से, मैंने कहा था ना यहां पर रुकना है, विचार बाद में करना है, पहले यहां तक लाइन पढ़ना है। उपर्युक्त में से कितने पर्वत एशिया के पर्वत हैं? बताइए एशिया के कौन कौन से इनमें से? देखिए, माउंट बामा इंडोनेशिया है ना, ज्वालामुखी पर्वत है, इंडोनेशिया। फुजियामा जापान,
का ज्वालामुखी पर्वत है। हिंदू कुश कहां पर है? पामीर नॉट का, जो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, पामीर नॉट पे जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वो ईरान तक जाकर के फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके कहां पर है? ये आपके तीनों ही एशिया में है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल हैं लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। देखिए कितना सिंपल है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व करें या पढ़ें तो मैप, ग्लोब, एटलस ये सब आपके आसपास होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसी वक्त उसको आप फाइनल कर लें कि भाई इसमें मुझे ये चीज और एक्स्ट्रा देखनी है। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो देख लेना चाहिए तुरंत ही। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उपर्युक्त में से कितने राज्यों की सीमा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? बताइए, 5 राज्यों के साथ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आ रहा है याद? रिकॉल कर पा रहे हैं? कितनों के साथ करेगी? बताइए कितने राज्य हैं? बताइए, केवल एक है, इनमें से 2 हैं, 3 हैं या सभी 4? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, 3 ऐसे हैं जिनकी 5 के साथ करेगी और एक ऐसा है जिसकी 7 के साथ करेगी, है ना। देख लीजिए, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ है ना, देख लीजिए छत्तीसगढ़ ये रहा आपका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपका ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हाँ झारखंड। ठीक है, तो ये है आपके हो गए जिससे जो आपका छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एमपी के साथ भी देख लीजिए, जो भी है यहाँ पर इनको आप अपने मैप में लोकेट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देखिए किसके साथ करता है। मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके जो अपनी सीमा है जो वो मैक्सिमम राज्यों या यूटी के साथ शेयर करता है, तो आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि 8 के साथ, 8 राज्यों के साथ करता है अपनी सीमा साझा। ठीक है, चलिए संविधान के भाग 1 से संबंधित कथनों पर विचार करें। स्कोर क्या आ रहा है आप लोगों का? लिखते जाइए, क्या आंसर है, आंसर्स बताते जाइए। संविधान के भाग 1 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 1 से के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? 1 के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी काफी ज्यादा नाम वाला जो मामला था, कौन सा, भारत और इंडिया को लेकर के विवाद है जो मतलब चर्चा में रहा। ये विषय विवाद तो नहीं बना लेकिन हाँ चर्चा में रहा, है ना। उम्मीद थी कि जो अभी स्पेशल सेशन है उसमें हो सकता है कि नाम में बदलाव किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन चर्चा में क्योंकि रहा तो क्वेश्चन आने के यहां से चांसेस बनते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 के तहत राज्य का नाम बदलने से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में लाया जा सकता है। ठीक है, बताइए सही है कि गलत है ये आंसर? अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बताइए, ये स्टेटमेंट देखिए गलत है और ये स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कह रहा है अनुच्छेद 2 के तहत, जबकि यहां पर नाम बदलने की बात हो रही तो होना चाहिए अनुच्छेद 3 के तहत, है ना। जब नया राज्य जुड़ रहा है, नया राज्य बन रहा है, तो फिर क्या होगा, अनुच्छेद 2 का यूज होगा। लेकिन नामों में परिवर्तन हो रहा है, बाउंड्री चेंज हो रही है, तो ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके 3 के तहत होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो कि यहां पर अनुच्छेद 368 का जिक्र भी कर रहा है। अनुच्छेद 4 में क्योंकि कहा गया है कि 2 और 3 के तहत जो बदलाव होंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सुनिए, अनुच्छेद 368 किस बारे में है? संवैधानिक संशोधन के बारे में बात करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सर सिंपल मेजोरिटी से होता है और स्पेशल मेजोरिटी से होता है। सही बात है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है बच्चों में। 368 के तहत सिंपल मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट नहीं आता है। आपका 368 में सिर्फ 2 टाइप के आएंगे। कौन सा? एक स्पेशल मेजोरिटी वाला, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी से होगा, और एक होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50%, जिसमें राज्यों की सहमति चाहिए होती है। 50% राज्यों की सहमति, ठीक है, कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये वाला, ये है जो ये आपका आर्टिकल 368 के तहत आएगा। ठीक
ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो टोटल मेंबरशिप, जितने टोटल मेंबरशिप का की मेजोरिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद 2/3 मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन साथ में ये वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला तो है ही है, इसके साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, क्या कि आधा, जितने भी राज्य हैं, जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके 50% विधानसभाओं की सहमति, लेकिन वो सहमति कौन सी होगी, वो सिंपल मेजोरिटी से ली गई सहमति होगी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से। ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अदरवाइज ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए कितने कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही है, तो यानी कि 2, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़े। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। प्रस्तावना से अभी आपने देखा कि ये 2 शब्द, समाजवादी और ये पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहे। ठीक है, क्योंकि नई संसद में जब गए तो एक नई बुक दी गई और उस बुक में ये देखा गया कि ये शब्द वहां पर मिसिंग थे, तो जिसकी वजह से आपने अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट भी पढ़ा कि उन्होंने ये बात उठाई और ये काफी चर्चा में रहा, विवादित रहा मुद्दा। इसलिए यहां से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए, है ना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। बेरुवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग बताया और इसके अलावा इसके प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। टिक लगाइए कि कितने स्टेटमेंट इससे सही हैं। एक तो मैंने ही बता दिया आपको कि ये वाला तो सही है, अब बताइए आप। चलिए, इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है जो वो गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान को एक अभिन्न अंग जो है वो बेरुवारी केस में नहीं बताया था। बेरुवारी केस में तो ये कहा था कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद केशवानंद भारती, ये कब का केस है, ये 1960 का केस है, और केशवानंद भारती का केस 1973 वाला जब आया, है ना, केशवानंद भारती केस, ये तो पता होगा ना आपको, केशवानंद भारती केस कौन सा है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। जो केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना आपके संविधान का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका LIC इंडिया केस, है ना। LIC इंडिया केस है जो, इसमें फाइनली ये कहा गया, दोबारा से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक। तो अब ये तीनों केसेस आपको याद रहने चाहिए, और ये प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उसके बिहाफ पे आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर 2 सही हो गया, पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया, दूसरा वाला गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्य जल विवाद से संबंधित कथनों पर विचार करें। मेरे साथ पेड बैच में जिसने भी क्लास लिया, अगर इस क्वेश्चन को गलत किया तो ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पेड क्लास में, मुझे लगता है 2 बार 3 बार तो आपको पढ़ा ही दिया है आराम से, ठीक है। 2 बार का तो मुझे ही याद आ रहा है, और अभी रिसेंटली जो इसी महीने में पढ़ाया है, इससे पहले भी कावेरी जल विवाद पे मैंने चर्चा की ही होगी, ठीक है। जब भी ये चर्चा में आया तो हमने इस पर बात की है, इसलिए ही ये क्वेश्चन लिया भी गया है, क्योंकि कावेरी जल विवाद है जो अभी वापस से चर्चा में आ गया है। देखिए, अंतरराज्य जल विवाद, ठीक है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, इससे संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के अनुसार न्यायाधिकरण यानी ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम और विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस अधिनियम के तहत किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र है जिसे ऐसे न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है, ठीक। तीसरा सुनिए, कर्नाटक और तमिलनाडु एकमात्र राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत शामिल हैं। बताइए कितने स्टेटमेंट इससे सही हैं, कितने, बताइए। देखिए, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के अनुसार न्यायाधिकरण यानी कि जो ट्राइब्यूनल है, ठीक है, वो फाइनल होती है। ये जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इसके तहत जो ट्राइब्यूनल बनाई जाती है,
मतलब जब ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी, अगर हम कावेरी वाले जल विवाद की बात करें तो कावेरी जल विवाद है जो जब शुरू हुआ तो देखो पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो मॉनसून और इनकी दिक्कत थी नहीं, लेकिन जब से क्या है कि मॉनसून वाली प्रॉब्लम आना शुरू हुई तो तब से क्या है कि ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि तमिलनाडु है जो वो इस पर कावेरी के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ठीक है, प्रॉपर मॉनसून जब आता है तो तमिलनाडु तक उसका पानी पहुंच नहीं पाता, तो उसके लिए जो सोर्स है वो कावेरी ही है। तो इस वजह से इसको प्रॉपर कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस पर हमेशा से चर्चा रही है और ये बहुत लंबी चली, बहुत साल लग गए इसमें फाइनल होने में। अभी हालांकि एक आपका निर्णय आ गया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि 5000 क्यूसेक पानी है जो वो उनको देना पड़ेगा। प्लस जो विवाद रहा वो किस बात पे रहा, वो विवाद इस बात पे रहा कि कितना पानी कब देना पड़ेगा, मतलब जब मॉनसून अच्छा है तब देना पड़ेगा, तब कितना देना होगा, जब गंभीर स्थिति तब कितना देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ अभी क्लियर हो गया, ठीक है, इसी वजह से ये सब चर्चा में है। तो ये देखिए, तो ये वाला है जो इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है, तो वो जो ट्राइब्यूनल है उसका निर्णय है जो वो ही फाइनल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ठीक है। हालांकि इस अधिनियम, अगर हम इस अंतर राज्यीय जल विवाद अधिनियम की बात करेंगे तो ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही अन्य न्यायालय, इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरण को दी गई है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु एकमात्र राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत शामिल हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है आपको कि इनके अलावा पुडुचेरी और केरल, ये दोनों भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो 4 स्टेट हैं, कौन कौन से, कर्नाटक और आपका ये तमिलनाडु, उसके अलावा केरल और एक यूटी आपका कौन, पुडुचेरी, ठीक है। तो 4 हो गए, तो ये वाला गलत हो गया, 2 सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने केवल 1 जीएम फसल बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। DMH11 एक अमेरिका में विकसित हाइब्रिड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है। DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुण और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संस्करण का परिणाम है। बताइए कितने स्टेटमेंट है जो वो सही है, बताइए। देखिए कई बार क्या है ना, आप सही कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने उसी लॉजिक के साथ सही किया है जो लॉजिक यहां पर फिट बैठ रहा है, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर गलती हो रही है तो उसमें जरा सा भी संकोच मत कीजिए, जरा सा भी शर्माइए मत। जो भी गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको वहां पर ठीक कीजिए, है ना। क्योंकि हो सकता है आपने यहां पर निकाल दिया हो कि हाँ इसका आंसर ये है और आंसर सही भी हो, लेकिन क्या लॉजिक सही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो यही क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है एग्जाम में, इसी से मिल के क्वेश्चन आएगा, ठीक है, थीम यही होगी। चलिए क्या हुआ है कि अभी बीटी मस्टर्ड है, जो बीटी सरसों है जो वो चर्चा में आ गया है, ठीक है। बीटी मस्टर्ड चर्चा में आ गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मस्टर्ड यानी कि जो एडिबल ऑयल, जो आप खाने वाला जो तेल है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जितना हमें जरूरत है उसका लगभग आधा, हमें 50% के आसपास है जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्थिति है, 50% से भी ज्यादा मंगाना पड़ता है, तो हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो अगर आप कॉमर्शियल लेवल पर देखेंगे, तो कॉमर्शियल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि पाम ऑयल है जो उसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो यहां पर एक फसल है जिसका नाम है DMH11, है ना, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो इसके लिए क्या है, ये आया है कि भाई ये अगर आप यूज करेंगे, इसका प्रयोग अभी चल रहा है कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत में सरसों के मामले में रेवोल्यूशन आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन लिया गया कि देखिए भारत ने केवल 1 जीएम फसल, अभी फिलहाल की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही है जिसको कॉमर्शियल लेवल पे व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी मिली हुई है भारत के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, DMH11 एक अमेरिका में विकसित हाइब्रिड, इसलिए ही ये डाला गया है मैंने स्टेटमेंट, ताकि मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए ही डाला है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये अमेरिका की नहीं है, ये आपकी स्वदेशी है, ये आपकी स्वदेशी है, मतलब इंडिजीनियस है, ठीक है, यहीं पे भारत में ही है, बनाई गई है, ठीक है। और सरसों आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है, तो DMH11 का याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि स्वदेशी अमेरिका की नहीं है।
DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुण और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संस्करण का परिणाम है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 2 सही है, 1 गलत हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सही कर पाए आप लोग। पेड बैच वालों ने सही किया होगा इसमें, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सीधे सीधा है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपने ठीक कर लिया होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई चीता सुभेद्य स्थिति में, जबकि अफ्रीकी चीता गंभीर संकटग्रस्त स्थिति में। देखिए, आपको पता है हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर है जो वो क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि भारत में 1952 में 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गया था, खत्म हो चुका है। ठीक है, चीता है जो वो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये है कि इसको वापस से यहां पर लाना है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या है कि कुछ चीते हैं जो वो हम वहां से इंपोर्ट करवाए हैं, आप कह सकते हैं कि लेकर के आए हैं। ठीक है, इंपोर्ट शब्द उनके लिए सही नहीं है, लेकिन हाँ, उनको हमने स्थानांतरित किया है, ये ठीक है ना, ट्रांसफर किया है। तो समझिए इस बात को। IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई चीता, आज की अगर आप कंडीशन में देखेंगे तो देखो, चीते की 2 कैटेगरी है चीता। ठीक है, एक है आपका एशियाई चीता और एक है आपका अफ्रीकन। ठीक है, अफ्रीकन चीता, समझना इस चीज को। एशियन चीता है जो वो अभी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर संकटग्रस्त स्थिति में है। IUCN की बात कर रहा हूं मैं। अफ्रीकन है जो वो वल्नरेबल कंडीशन में है। ये आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आपको ये बात पता है कि हमने जो चीते मंगाए, जो हम चीते ट्रांसफर करे हैं, हमने वो कहां से किए हैं? वो हमने अफ्रीका से किए हैं। अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते तो क्या हम करते, या हमें अलाउड होता? ये कर ही नहीं पाते, क्योंकि वैसे ही वो इतने कम है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने अफ्रीका से किए हैं, तो अफ्रीका से जो चीते यहां पर लाए गए हैं, तो वो कैसी कैटेगरी में है? वल्नरेबल, शुभेद्य में है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है? एशिया वाले, तो उल्टा लिख दिया गया है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जबकि अफ्रीकी चीता है जो वो आपका वल्नरेबल, शुभेद्य स्थिति में है। चलो आगे बढ़ें। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि देखिए, जो हमने अफ्रीका में मंगाए हैं वो कहां से कितने मंगाए हैं। ठीक है, देखिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 12 तथा दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किए गए। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर भी उल्टा लिखा हुआ है, नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12। हो सकता है कुछ लोगों को ये आ रहा हो कि ये तो बहुत छोटी सी चीज जो आपने इधर उधर की, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। UPSC ऐसा नहीं, वो डीप में जाता, ऐसा नहीं है, ये आया हुआ पार्ट है। ठीक है, ये किसी क्वेश्चन, मतलब UPSC के किसी एग्जाम में, ठीक है, वहां से उठाया हुआ है, वहां पे पूछा हुआ था, ऑलरेडी ये चीज पूछी गई है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका से हमने 12 और नामीबिया से हमने 8 चीते हैं जो वो स्थानांतरित किए हैं। ये हमने ये कब पढ़ा है? हम इसको वापस से क्यों पढ़ रहे हैं? ये अभी की तो है नहीं है। ठीक है, इसको 1 साल हो चुका है, और क्योंकि इसको 1 साल हो चुका है तो इसलिए ये वापस चर्चा में आ गया। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, सॉरी, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए दूसरा आवास स्थल बनाने का प्रयास चल रहा है। तो इनको ट्रांसफर कहां पे किया गया है? अभी फिलहाल स्थानांतरित कहां पे किया गया है इनको? कूनो नेशनल पार्क में, है ना। MP का है ये कूनो नेशनल पार्क। और अभी जो इसके लिए सेकंड माना जा रहा है कि भाई ये, क्योंकि 1 साल बाद जब ये देखा गया तो ये भी पाया गया कि लगभग 50% चीतों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या यहां पर उनके लिए सही वातावरण या सही पर्यावरण मिल पा रहा है? ये भी एक सवाल उठ रहा है। तो एक ये कि भाई कुछ और भी इनके जो स्थल है, आवास स्थल, वो बनाने होंगे। तो वो आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, उसको बनाया जा रहा है, ना कि बांधवगढ़ को। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है जो वो भी गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी PM वानी के नाम से जिसको जाना जाएगा, इसको पहली बार ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा 2017 में अनुशंसित किया गया। ठीक, यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
और ईज ऑफ लिविंग को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, क्या है भाई पीएम वानी? जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक वाईफाई की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो एक रिवोल्यूशन ला रही है, जिसके तहत उन्हें ये पता चल गया है, इतना तो समझ आ गया है कि भारत बहुत तेजी से तकनीकी मामले में ग्रो कर रहा है, और क्योंकि वो तकनीकी मामले में तेजी से ग्रो कर रहा है तो इंटरनेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि इंटरनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसलिए इंटरनेट की सुविधा फ्री में या बहुत कम दामों में यहाँ पर देनी है। तो जिसके तहत क्या किया जाएगा कि इंटरनेट के छोटे छोटे हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। ठीक है, हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे जिससे कि 5-10 रुपए में आदमी पूरे दिन भर के लिए इंटरनेट है जो वो एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है काफी वापस फेमस में आ गया। अब आप ऐसे सोचिए कि जब इतनी ज्यादा एक्सेस आपको इंटरनेट का आसानी से मिल जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? छोटे दुकानदार को, है ना। तो छोटे दुकानदार को अगर फायदा है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है जो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन यहां पर सत्य हैं, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पीएम वानी पर मैंने डिटेल लेक्चर भी लिया हुआ है, और कहां पर आपको अब मेरी जो एक प्लेलिस्ट है करंट बर्निंग इश्यूज करके यूट्यूब पर, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखना चाहें तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। अगला देखिए, यूएनएससी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य होते हैं। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई है। बताइए उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? अब जल्दी से ये बताइए कि किसने इसका आंसर सी लगाया है। जिसने भी सी लगाया है वो है गलत। और जल्दी से मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं जिसने इसको सही लगा दिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट है गलत। मैंने यहां पर ये नहीं कहा कि परमानेंट 5 में 5 मेंबर हैं, मैंने यहां पर कहा कि सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य हैं। तो ये हो गया गलत, क्योंकि सुरक्षा परिषद में तो 15 है ना, जिसमें से 5 आपके परमानेंट हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट कौन से हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। ठीक है, और बाकी 10 कौन से हैं? नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी ये सही है, क्योंकि इसका काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और सुरक्षा परिषद की स्थापना जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 सही है, 1 गलत है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मिशन लाइफ से संबंधित है। लाइफ का विचार भारत द्वारा 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 16 के दौरान पेश किया गया। ठीक है, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, तो नासमझ और बेकार उपयोग के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित करता है। ठीक है, मिशन लाइफ क्या है कि आपको एक जागरूक करने के लिए एक आपको अगर स्टेटमेंट याद हो तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया था। 2-3 बार मैं इसको बता भी चुका हूं, मैंने एक सेशन भी लिया था, उस पर भी मैंने बताया था कि मोदी जी ने 2 बड़ी बढ़िया बातें करी जो कि क्या है आपको याद रह जाएंगी। उन्होंने इस भाषण में एक चीज कही थी प्रधानमंत्री ने कि मिशन लाइफ के तहत आपको जो आपका एसी है उसको 24 में चलाना है। ठीक है, मतलब आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। तो एक चीज ये मतलब ध्यान में ऐसे रह जाता है कि अगर ये बड़े नेता ने किसी ने बड़ी छोटी सी बात बोली है ना, एसी को 24 में चलाइए। दूसरा, जिम जाने वालों के लिए उन्होंने बोला कि अगर जिम आप जा रहे हैं तो आपको कार से नहीं जाना है, बाइक से नहीं जाना है, आपको व्यायाम करने जा रहे हैं पैदल जाइए। ठीक है, तो ये मिशन लाइफ के तहत ही ये बात बोली गई थी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। और मिशन लाइफ में बेसिकली क्या बात कही गई है? जो कही गई है वो है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। कल भी हमने एक क्वेश्चन लिया था एनसीडी से संबंधित, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से संबंधित, है ना, याद है आपको? और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से संबंधित जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें उसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे ठीक करेंगे इसको आप ठीक करेंगे लाइफ स्टाइल को चेंज करके, जीवन शैली में बदलाव करके, है ना। तो जीवन शैली में बदलाव, क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल वाली है, प्रॉब्लम पर्यावरण वाली है कि पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने
सही हो गए हैं। ये आपके लिए आंसर की, यहाँ से मैच कर लीजिए, जो आपने पेपर में टिक लगाया वो ABCD लिखा है वहां से इसको फटाफट कैलकुलेट कीजिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये PDF है जो वो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के लिए आपको ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ठीक है, ये आप सर्च कीजिए तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।